हेलो फ्रेंड्स। फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 11 फिजिक्स के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। तो पहला एक्सरसाइज क्या है देखते हैं। पहला एक्सरसाइज है 3.1। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और ए वेक्टर। यहाँ पर बहुत सारे क्वांटिटीज दे दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन इसमें से स्केलर है, कौन इसमें से वेक्टर है। तो पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? वॉल्यूम स्केलर है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मास, मास भी स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड, स्पीड जो है वो भी स्केलर है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए स्केलर है। एक्सलेशन, ये वेक्टर है। एक्सलेशन में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। डेंसिटी, डेंसिटी जो है सो मास से बना है और वॉल्यूम से बना है। डेंसिटी है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दोनों ही स्केलर है इसलिए ये भी स्केलर है। नंबर ऑफ मोल्स, ये तो सिंपली नंबर है, ये भी स्केलर है। वेलोसिटी, ये वेक्टर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये भी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर है। और एंगुलर वेलोसिटी, ये भी वेक्टर है। ये भी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी नहीं है तो क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी है इसलिए ये वेक्टर है। इसके भी डायरेक्शन होंगे, अप या डाउन जो भी हो। तो ये थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें दो ठो स्केलर क्वांटिटी है और आपको उसे ही पता करना है। तो फोर्स वो स्केलर क्वांटिटी है नहीं, वो तो वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम है चाहे लीनियर हो या एंगुलर, वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होते हैं। वर्क, ये है स्केलर क्वांटिटी, वर्क पता चल गया एक। दूसरा करंट, करंट भी जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। करंट में कोई डायरेक्शन नहीं होता। आप बोलोगे हाँ करंट जाता है ना लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेकिन इसको जब ऐड करने जाओगे तो वो है, अब एलजेब्रा के रूल ही लगाते हैं आप, और कोई रूल नहीं लगाते, वेक्टर के रूल नहीं लगाते। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल करंट है या हीट करंट है वो सारे के सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो दो तो मिल गए, बाकी सब तो वेक्टर ही होंगे। देख लीजिए, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम सभी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, उसका डायरेक्शन होता है इसलिए वेक्टर फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे एवरेज रहे या इंस्टेंटेनियस, वो तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट हो, इलेक्ट्रिकल मोमेंट हो या मैकेनिक का फोर्स मोमेंट हो, वो सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, उसका डायरेक्शन होता है। और रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहे एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो या रिलेटिव हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है और वो जो है सो क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो इसमें से आपको दो पिक आउट करना था जो कि स्केलर क्वांटिटी है, वो हुए वर्क और करंट। तो ये था दो क्वांटिटी जो स्केलर है, वो है वर्क और करंट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसमें क्या करना है, पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी। एक ही वेक्टर क्वांटिटी है इसमें से, बहुत सारे दिया हुआ वो आपको पता करना है। वो वेक्टर क्वांटिटी कौन है? टेम्परेचर, स्केलर है। टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं कहते टेम्परेचर ईस्ट की ओर है और वेस्ट की ओर है। प्रेशर, प्रेशर भी जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वही प्रेशर का जनरलाइज फॉर्म होता है तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये प्रेशर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ये इसका जो जनरलाइज फॉर्म हम कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं उसे। ओके, इम्पल्स, हाँ, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स टाइम टाइम। और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर क्वांटिटी ही रहता है, और इसलिए इम्पल्स जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। टाइम ऑफ कोर्स स्केलर है, टाइम में डायरेक्शन नहीं होता। पावर, पावर जो है सो कैसे बनता है, वर्क बाय टाइम जो है, तो ये भी जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। पावर का फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हो, फोर्स डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी, और डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर होता है। अब इस चैप्टर में आपको मैंने नहीं बताया डॉट प्रोडक्ट, और एक्स्ट्रा से मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं बनाया जो आपको डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताए, लेकिन
एक तो बनाएंगे हम, क्योंकि जब भी वर्क एनर्जी आएगा उसमें इसकी जरूरत होगा। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ये तो स्केलर ही है, ये लेंथ है। एनर्जी स्केलर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल चाहे ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैग्नेटिक हो, वो सारे के सारे स्केलर है। फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस जो म्यू एस होते हैं वो सारे स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट नंबर है। चार्ज, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और करंट भी स्केलर क्वांटिटी है। करंट को कैसे लिखते हैं? करंट को लिखते हैं dq by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि क्यू स्केलर है, करंट भी स्केलर है, कि टाइम है ना। ये यदि वेक्टर होता तो ये भी वेक्टर हो जाता है, लेकिन इसके पहले शुरू में ही या इसके पहले सवाल में बताया था करंट जो है सो स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये था ओनली जो वेक्टर क्वांटिटी है वो इम्पल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट विथ रीजन्स whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. Adding any two vectors to scalars, क्या ये मीनिंगफुल है? रूट है स्केलर को ऐड करना। आप बोलोगे क्यों नहीं है, 3 + 4 7 कर सकते हैं ना, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लेकिन 3 क्या है? 3 जो है स्केलर जो है नंबर ही केवल थोड़ी होता है, स्केलर में और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि 3 kg और 4 मीटर, ये दोनों को ऐड करके क्या आप कहोगे 7 kg या मीटर या किलोग्राम मीटर, क्या कहोगे? आप यहाँ नहीं कर सकते। तो एडिंग एनी टू स्केलर्स जो है वो मीनिंगफुल, ये फिजिकल क्वांटिटी की बातें कर रहा है, नंबर की बातें नहीं कर रहा है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं यदि उसका यूनिट सेम है या डायमेंशन सेम है। हम तो यहाँ पर 3 kg और 5 kg उसको ऐड कर सकते हैं, 8 kg कह सकते हैं। लेकिन 3 kg और 4 मीटर को ऐड करके हम क्या कहें? हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये अलाउड नहीं है। एडिशन तभी अलाउड है जब उसका दोनों का डायमेंशन सेम है, या दूसरे अर्थों में कहिए उसका यूनिट सेम है। तो ये संभव नहीं है, ये परमिसिबल नहीं है। बी, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। ठीक है, अब एक स्केलर हमारा है 3 kg का मास है, इसको जो है सो हम ऐड कर रहे हैं, नहीं, सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम है दोनों का, लेकिन एक स्केलर है और एक वेक्टर है, और दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या? पहली बात, हम वेक्टर के साथ वेक्टर ही ऐड करेंगे ना। ये वेक्टर हमारा ए है, इसके साथ हम एक स्केलर क्या ऐड कर सकते हैं? ये लैम्डा ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ऐड। मल्टीप्लाई करने की बात होती तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है ऐसा जिसको दिखाकर हम ये कह सके कि देखो ये दो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम है, लेकिन हम फिर भी उसे ऐड नहीं कर सकते? ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि यदि उसका यूनिट सेम है तब हम उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। यहीं पर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर जो है वर्क है, वर्क है, आप एनर्जी कह लीजिए। एनर्जी का डायमेंशन होता है क्या? ml/t-2, ये है एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, और एक है दूसरा टॉर्क। टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है? उसका भी डायमेंशन होता है ml/t-2। दोनों का डायमेंशन सेम है, तो क्या हम एनर्जी और टॉर्क को ऐड कर सकते हैं? इसको जो यूजुअली जो है सो 5 जूल कहते हैं, इसको जूल में मेजर करते हैं, और इसको हम न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं। न्यूटन मीटर जूल ही हो गया। तो 5 जूल और ये 5 जूल एनर्जी और 6 न्यूटन मीटर टॉर्क, इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि टॉर्क जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करते हैं r×f से। और एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये दोनों को इसलिए हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं कर सकते। थर्ड में, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर, ये था आपका ए और ये रहा आपका बी। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, कोई भी वेक्टर आप ले लीजिए, उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। एक वेक्टर ए है, उसको मल्टीप्लाई करना है स्केलर से। हाँ, ये क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड उसको मल्टी उतना टाइम बढ़ा देगा।
डायमेंशन यदि दोनों का है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन अब नया बन जाएगा, न्यू डायमेंशन आ जाएगा, मतलब न्यू फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा। ना ही वो ए रहेगा ना ही ये लैम्डा रहेगा, लेकिन वो रहेगा एक वेक्टर क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी वो बन जाएगा। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगा, एक वेक्टर रहेगा। ये वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो ये हम कर सकते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो नया क्वांटिटी बनेगा वो वेक्टर होगा। ऐसा तो आप हमेशा करते हो, नहीं करते? देखिए, ये जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये देखिए, ये ए टी में ये क्या है, एक वेक्टर है, और टी क्या है, टाइम, एक स्केलर है। दोनों का डायमेंशन अलग है, दोनों दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। और ये ए टी जो है आपको नया क्वांटिटी दे दिया, ये क्या दे दिया है, ये वेलोसिटी दिया है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अलाउड है, राइट? हाँ, ये अलाउड, सी अलाउड हो गया। नेक्स्ट डी, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, दो ठो फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर है उसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। देखिए, जब आप ऐड करते हैं तो उसका फिजिकल, उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है, ऐड करते समय फॉर एडिशन पहले वो दोनों सेम टाइप का क्वांटिटी होना चाहिए। स्केलर है तो स्केलर, या वेक्टर है तो वेक्टर, जो भी है दोनों सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, इसको ऐड करने के लिए दोनों का डायमेंशन या यूनिट जो भी कहिए वो दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। आप दो फिजिकल क्वांटिटी लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर दोनों स्केलर बोला था, एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा जो खुद भी स्केलर होगा। वो स्केलर ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड टाइम्स टाइम, एस इजकल टू वी टी। ये भी जो है सो वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। और ये आप कर सकते हो, देखिए दोनों जो है दो स्केलर क्वांटिटी है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन एनी टू स्केलर, तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट वाला नहीं, अभी और दो है। एडिंग एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते जब तक कि उसका दोनों का डायमेंशन सेम ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये यूजुअली कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो है सो एक स्केलर होता है। हालांकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है वो भी, उसका डायमेंशन वही होगा या यूनिट जो इस वेक्टर का है, लेकिन ये स्केलर हो गया और ये वेक्टर हो गया। यूजुअली यूजुअली एक स्केलर ही होता है, लेकिन आपके किताब में आएगा क्वेश्चन जहाँ पर ये दिखाया है कि कंपोनेंट जो है कभी कभी वेक्टर होता है। वो डिपेंड करता है अपना चॉइस पर, किस तरह से आप किसको वेक्टर कंपोनेंट कहना चाहते हो। लेकिन यूजुअली कंपोनेंट जो है सो स्केलर्स होते हैं, तो वो स्केलर को आप वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल हुए वो केवल सी और डी हुए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. पहला, the magnitude of a vector is always a scalar. Magnitude of a vector is always a scalar. सही है, जो भी वेक्टर हमारा ये वेक्टर है, इसका यदि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो एक स्केलर ही होता है। मैग्नीट्यूड ले लिया है तो डायरेक्शन भूल गए, तो उसको तो स्केलर होना ही है, तो ये तो सही है। ओके, नेक्स्ट, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है ऑलवेज। जो कंपोनेंट है वेक्टर का, एक वेक्टर आप लीजिए ए, मान लीजिए इसको कहते हैं ए, इसका कंपोनेंट बताइए। जैसे हम बोलते हैं इसका दो ठो कंपोनेंट बताइए, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बताइए, एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बताइए। तो आप कहोगे ये एंगल बता दीजिए मुझे, वेक्टर पता है तो एंगल ऑफ कोर्स पता है, तो आप कहोगे इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है ए कॉस थीटा,
और इसका जो y कंपोनेंट है वो है a sin थीटा। अब यहाँ पर a cos थीटा जो है वो तो एक स्केलर है, a sin थीटा जो है वो भी एक स्केलर है। हाँ ऐसा होता है और ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यदि मैं आपको ये ना बताऊं कि x और y डायरेक्शन की ओर आपको बताना है इसका कंपोनेंट, यहाँ पर x की ओर जो यूनिट वेक्टर है वो हमें पता है i है, इधर j है, तो आप तुरंत कह सकते हो कि a इज इक्वल टू इसका जो x कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर, y कंपोनेंट z वेक्टर, ऐसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि नहीं, ऐसा कीजिए कि आपके पास जो वेक्टर है ये, उसे मैं दो वेक्टर दे रहा हूँ, उसके अलोंग इसको इसका कंपोनेंट बता दीजिए, तब आप कह सकते हो कि ओके एक ए हो गया कंपोनेंट और एक ए हो गया कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, ये वेक्टर ए है, आप इसको भी कंपोनेंट मान सकते हो। ये देखिए टेस्ट चॉइस का बात है, यदि यहाँ पर वेक्टर मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा सी वेक्टर है, ये हमारा डी वेक्टर है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ना कि सी और डी का यूनिट वेक्टर है। सी हैट का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग सी, और डी हैट का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग डी, जैसे यहाँ पर आई और जे पे कहते, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि इसका वेक्टर मुझे किधर चाहिए, इधर चाहिए। लेकिन बहुत समय कुछ लोग जो है सो इस वेक्टर को ही कंपोनेंट कह देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है वेक्टर पी और ये है वेक्टर क्यू, ए को रिजॉल्व किया पी और क्यू में, ठीक है, और पी और क्यू दोनों को ही वो कंपोनेंट कहता है। पी जो है सो बोलता है कंपोनेंट ऑफ ए, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बताया, सिंपली बोलते हैं पी इजकल टू कंपोनेंट ऑफ ए, और क्यू वो भी जो है सो ए का कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है वो वेक्टर आ गया, इसको वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। कुछ लोग एक कहते हैं ये, इसलिए कभी कभी इसको लोग यूज करते हैं ऐसे, और इसलिए इसमें ऑलवेज वर्ड यूज किया है। तो वो ऑलवेज को समझ कर जब भी इस तरह का वर्ड आए तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, इसका मतलब कुछ ट्रिकी है। ऑलवेज है, यूजुअली हम तो यही करते हैं ना, ऑफन, ये है ऑफन होता है, लेकिन ऑलवेज यूज किया, कभी कभी इसको ही कंपोनेंट वेक्टर कह देते हैं, कंपोनेंट वेक्टर। और आपकी एनसीईआरटी की किताब में डायरेक्टली लिखा हुआ है, जब आप रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे वहां पर कंपोनेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसी तरह से किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया दो वेक्टर में, उसको ब्रेकअप कर दिया, दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो तीसरा वेक्टर मिलता है ना, ये इसी को उल्टा हम करते हैं। सी को ही उसने ए और बी में रिजॉल्व कर दिया, इसको बोल रहा है इसका दो कंपोनेंट, एक वेक्टर कंपोनेंट, दो वेक्टर कंपोनेंट। तो इसलिए इसके ये एज का आंसर जो है तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऑलवेज लगाया है। वैसे ही ऑफन यदि रहता तो ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑफन ए स्केलर, तभी सही हो जाता है। ऑफन कहता तो सही हो जाता है, ऑलवेज कह दिया तो कभी कभी वेक्टर कंपोनेंट भी यूज करता है, इसलिए गलत हो गया। ओके, सी, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू, पाथ लेंथ जो है एस, वो ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या ऑलवेज होता है? नहीं, ऑलवेज नहीं होता है, केवल स्पेशल केस में होता है ये। और वो कब, कौन सा स्पेशल केस है? दोनों सेम डायरेक्शन में चले, दोनों जो है सो सेम डायरेक्शन में चले, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चले। जब कभी एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, और उस केस में एस और डी दोनों सेम होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया, ए से लेके बी तक गया, यही डिस्प्लेसमेंट है और यही उसका पाथ लेंथ है, दोनों सेम हो गए। लेकिन इधर से घूम घाम के गया तो सेम नहीं हुआ, या इसी लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर ही वो इधर से जाके इधर आया गया, चार पांच बार चक्कर लगा के यहाँ पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो स्ट्रेट लाइन भी केवल कहने से नहीं चलेगा, स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, मूविंग हुई इन वन डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन चेंज नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है कि टोटल पाथ लेंथ ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो गलत है। ऑलवेज नहीं होता, कभी कभी होता है, और कब वो होता बताया मैंने, एक ही रास्ते में चलना बिना डायरेक्शन चेंज किए। फोर्थ, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल is either greater or equal to the magnitude of the average velocity of the particle over the same interval of time। एवरेज स्पीड जो है वो बात कर रहा है, एवरेज स्पीड जो है वो बोल रहा है ऑफ ए पार्टिकल इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ये तो सही है ना, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि दो चीजें हैं,
ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, या स्पेशल केस में बराबर होता है। और इसका डेरिवेटिव जो है सो स्पीड है, ये स्पीड या एवरेज स्पीड आप जो भी लीजिए, एवरेज स्पीड वो आपका एवरेज वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं एस बाय टी। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं डी बाय टी, ये डी का मॉड। और यहाँ पर देख लीजिए एस बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भी जो है वो हमेशा बड़ा होगा इससे, और समटाइम्स इक्वल हो जाएगा। और वो इक्वल कब होगा, जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, जो मूवमेंट हो रहा है उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये सही है, डी ये सही है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ई 3 vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector। 3 वेक्टर है जो एक प्लेन में नहीं है, वो तीनों को ऐड करके क्या आप जीरो ला सकते हो? मान लीजिए 3 वेक्टर हम लेते हैं, एक तो इस तरह से है, 2 और ये 3 वेक्टर, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें जीरो। लेकिन कब, जब ये तीनों एक ही प्लेन में है, अभी हमारे स्क्रीन के प्लेन में तीनों है, तब जोड़ के आप जो है जीरो इसको ला सकते हैं वेक्टर। लेकिन मान लीजिए 2 वेक्टर हमारा स्क्रीन के प्लेन में है, और तीसरा वेक्टर जो है, जो इस पे हम मैच करा रहे हैं हम, हाँ कैसे मैच कराएंगे आप सोचिए। तीसरा वेक्टर हमारा जो है सो कुछ सिंपल केस में आप समझ लीजिए कि हमारा जेड डायरेक्शन में है। यहाँ पर हम इस तरह से बना रहे हैं, ये जेड डायरेक्शन में, ये हमारा एक्स है, और ये हमारा जेड डायरेक्शन है, उधर है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ए मिलेगा। अब ये 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें जीरो कैसे मिलेगा, 2 वेक्टर को ऐड करने पर जीरो तभी मिलेगा जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। और ये उस प्लेन में है ही नहीं, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो उसको कैसे जोड़ के कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये सही है, इसको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट उसने जो कहा कि 3 वेक्टर यदि एक प्लेन में नहीं है तो उसको हम जोड़ के जीरो नहीं कर सकते, वो स्टेटमेंट सही हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको कुछ प्रूव करने के लिए। यहाँ 2 वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, और कुछ इनइक्वलिटी है, इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। 2 वेक्टर है ए प्लस बी, बोल रहा है उसका सो मान ले लेते हैं 2 वेक्टर यहाँ पर, एक वेक्टर ये हुआ, दूसरा वेक्टर ये हुआ, और ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस बी। ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, वो इसका लेंथ देता है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा ये लेंथ उतना ज़्यादा होगा। अब इसको हम यदि बात करें, कैपिटल ए बी सी 3 पॉइंट दे दें, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ ऑफ ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी का ए बी साइड। और बी वेक्टर का मतलब हो गया बी सी, और ए प्लस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हो गया ए सी। अब ट्रायंगल में आपको पता है कि कोई भी 2 वेक्टर का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है, कोई भी थर्ड साइड से ज्यादा होता है। तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, सम ऑफ 2 साइड्स is always greater than any third side। Any third side? Of course, any third side। केवल थर्ड साइड नहीं देखना है, सम जरिए कोई भी 2 वेक्टर है एनी थर्ड साइड से बड़ा होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी को यूज करते हैं, ए प्लस बी, ये 2 हमने ले लिया, साइड है हमारा ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा बड़ा होता है ए सी से। और ए बी क्या है, ये है ए का मैग्नीट्यूड, बी सी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, ये बड़ा होगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये प्रूफ हो गया। दूसरा बोल रहा है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी। यदि दोनों का ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या करेगा,
केवल डायरेक्शन ही तो चेंज करना है और बिल्कुल सब कुछ एग्जैक्टली सेम। देखिए हमारा था ए वेक्टर बी वेक्टर, राइट, और ए था हमारा ए प्लस बी। अब क्या बोल रहा है, ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा होगा, ये बी है तो ए हो जाएगा माइनस बी, और ए माइनस बी ये हो गया आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है कि देखिए ये दो वेक्टर है, अभी हमने लिखा तो वही मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ, एबीसी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी सी, और ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए सी। आपको इसके पहले बताया था कि सम ऑफ टू साइड्स जो है वो ऑलवेज बिगर देन होता है थर्ड साइड, एनी थर्ड साइड। वैसे ही डिफरेंट ऑफ टू साइड, ये जो है उसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ टू साइड करेंगे तो प्लस या माइनस हो सकता है। डिफरेंस ऑफ टू साइड वो हमेशा जो है सो छोटा होता है एनी थर्ड साइड से। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन एनी थर्ड साइड। तो यहाँ पर दो साइड जो है वो मैं कौन सा लेता हूँ, लेता हूँ ए बी और बी सी। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो छोटा होगा ए सी से। कोई भी ले सकते थे, ए सी से छोटा होगा। अब ए बी क्या है हमारा, अब ए बी माइनस बी सी, ये क्या है कि हो सकता है ए बी हमारा छोटा हो बी सी बड़ा हो तो ये निगेटिव आ जाएगा। और निगेटिव नहीं, यहाँ लेंथ मेजर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम मॉड दे देते हैं। और ए बी क्या हो गया हमारा, देख लीजिए, ए वेक्टर मोड हो गया, बी सी क्या हो गया, बी वेक्टर मोड हो गया, और ये टोटल का मॉड ले लिए। और ए सी क्या है, ए सी है ए प्लस बी वेक्टर का मॉड। ये प्रूफ हो गया, यही तो बोला था। ओके, मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड जो है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, जैसे ये दोनों बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर बी वेक्टर लिए थे, बी की जगह माइनस बी वेक्टर लेंगे और कोई चेंज नहीं, सब कुछ सेम का सेम। जहां यहाँ बी वेक्टर लिए थे वहां माइनस बी वेक्टर लेंगे। एक बनाकर दिखा देते हैं, दूसरा छोड़ देंगे। ये वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये हुआ बी वेक्टर, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, और ये आपका जो आया वो क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये वाला आपका था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम इस ट्रायंगल में काम नहीं करेंगे, हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे। ये था ए बी सी, इसको हम बोलते हैं डी। इस ट्रायंगल में हम बात कर सकते हैं कि कोई सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। ये इक्वल टू कब आएगा, यदि तीनों लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए तब आएगा इक्वल। जैसे तीनों है ना एक लाइन में आ जाए, ये वेक्टर बी वेक्टर, तो इस समय जो वगैरह जो है इसी लाइन में आ जाए तब ये काम करता है। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स जो है कौन सा है, ले लें यहाँ पर, हम ले लेते हैं एक ए बी और बी डी। ये दोनों का जो सम है वो बड़ा होगा ए डी से। कोई भी साइड से हम ए डी ले लिए। ए बी यहाँ पर क्या है, ए बी हमारा ए वेक्टर, बी डी क्या है, बी डी है माइनस बी वेक्टर का मॉड, और ये बड़ा होगा ए माइनस बी जो वेक्टर है उससे। रुक हो गया। तो आप इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं।
इसको भी आप ऐसे ही बना सकते हो। ये देखिए इसके जैसा है और ये इसके जैसा है। तो यहाँ पर जो हम यूज किए थे कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन एनी थर्ड साइड, वही यहाँ पर यूज करके इसको बना सकते हैं। व्हाई डज द इक्वलिटी साइन एबव अप्लाई? व्हेन डज जब तीनों, जब ये वेक्टर जो है ए बी या कोलिनियर एक लाइन में आ जाएंगे, एक ही लाइन में जब आ जाएंगे तब ये जो है सप्लाई होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 वेक्टर और सबको ऐड करने पर आपको 0 वेक्टर मिला, राइट? तो हमें यहाँ नहीं देना है एरो क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड फिक्स्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी मस्ट ईच, यहाँ देखिए मस्ट यूज किया है, मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। यदि सब नल वेक्टर है न जीरो वेक्टर है तब ऐड करने पर जीरो आएगा, वो तो सही है। ये नल वेक्टर होगा तो सही है, लेकिन ये मस्ट, क्या एक ही ऑप्शन है कि जब सब 0 0 0 हो तभी ये 0 होगा? नहीं, ये भी ऑप्शन हो सकता है 1 2 3 4। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये नहीं, ये वेक्टर डी है इधर से, इधर से। डायरेक्शन मैंने अपोज कर दिया इसको। अब सबको ऐड कीजिए तो क्या होगा? एक साइकिल में जा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, डी में जब इधर से हम जा रहे हैं इधर से, तो डी हमें अपोज कर दिया तो माइनस कर दी, इक्वल टू 0। नहीं, सब एक ही डायरेक्शन में रहना पड़ेगा ना। ये पॉलीगन लॉ है, सब एक ही डायरेक्शन में रखिए तो ये 0 हो जाएगा। यहीं से आप देख लीजिए ना, जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल लॉ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। इधर से दिखाते हैं, देखिए क्या करते हैं, साइकिल में चलते हैं, ए बी, यहाँ पर अपोज किया सी तो 0 हो गया, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। यही ट्रायंगल लॉ। अब इसी को हम ऐसे कहें कि तीनों जो है वेक्टर जो है सो ऐसे चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आराम से कह सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एक साइड एक डायरेक्शन में जा रहे हैं सभी। ये आता है एक्चुअली, यही ट्रायंगल लॉ सही है। देखिए ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ में सी इक्वल टू ए प्लस बी है, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी, और माइनस सी को यहाँ पर कर सकते हैं ना ऐसे। ट्रायंगल लॉ आपको बता रहा है ये वाला ट्रायंगल लॉ, सी इक्वल टू ए प्लस बी है, तो आप इसको कह सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। और इसको आप कह सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0, राइट? और अब हम यहाँ पर जो ट्रायंगल बना रहे हैं वो हमारा ऐसा है, ये हमारा ए वेक्टर है जो यहाँ दिखा रहा है, बी वेक्टर है, अब माइनस सी दिखाना है, सी देखिए इधर से जा रहा है तो माइनस सी इधर से आ गया। इसको आप यदि डी बोल दो या जो भी बोलना है इसको आप बोलो, डी नहीं बोलते हैं, वैसे ही रहने देते हैं। ये जो अब सी वेक्टर मान लीजिए इधर हो गया, इसको डी वेक्टर बोलने में फायदा है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, जहां पर कि डी जो है वेक्टर वो क्या है, वो माइनस सी वेक्टर। तो ये तो सही नहीं है। जैसे ए बी सी डी सबको यदि 0 है तब तो सब ऐड करके 0 होगा, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन मस्ट, इसको एक ही रास्ता नहीं है, और भी रास्ता है। यदि वो कोई पैरेललोग्राम बना, कोई क्वाड्रिलेटरल का साइड बन जाता है तो सब मिलकर 0 हो जाएगा, किसी भी पॉलीगन का साइड बन जाता है तो 0 हो जाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। ये तो होगा ही ना, देख लीजिए यहीं से, ए प्लस बी सी प्लस डी सब चारों मिलकर 0 है। एक तरफ रखिए ए एंड सी ये वाला, और दूसरी तरफ बी एंड डी, दूसरी तरफ बी एंड डी रख सकते हैं ऐसे। अब दोनों क्या है, ए प्लस सी जो है सो एंटी पैरेलल है इसके, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया दोनों का।
ये केवल डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो गया, ये सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी, ये भी सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी, ये सबको मिला के मान लीजिए बी सी एंड डी का जो है सबको सम करते हैं तो हमें एक मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। और ए का मैग्नीट्यूड ये तीनों के सम से ज्यादा है, इसका मतलब जब ए को हम इसके साथ जोड़ेंगे तो जीरो नहीं होगा, जबकि यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि सब मिलकर जीरो हो रहा है, सब मिलकर जीरो हो रहा है। और उसके बाद ये भी कह रहा है कि ये जो वेक्टर हमारा है ये तीनों के सम से ज्यादा है, यदि तीनों के सम से ज्यादा हो गया, हाँ, और ये तीनों मान लीजिए तीनों का जो वेक्टर का सम है उसका डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हुआ, लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसको है, तो दोनों को ऐड करने पर वो जीरो नहीं बनेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। देखिए यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, लेकिन स्टेटमेंट जो वो बोल रहा था वही मैं भी बोल रहा हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी, मैंने सोच लिया कि वो बोल रहा है ए इससे ज्यादा हो सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी प्लस डी, वो तो सही बोला ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये तीनों का जो सम है इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होना होगा और डायरेक्शन भी ऑपोजिट होना होगा, तभी ये सब मिलकर जीरो होंगे। तो ये बोल रहा है कैन नेवर बी, वही मैं भी बोल रहा ये नहीं हो सकता उससे ज्यादा, तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया कि इसको गलत मार्क कर दिया, ये हो जाएगा सही। मैंने स्टेटमेंट सही दिया और इसका यहाँ गलत लिख दिया। ओके, लास्ट वाला देखता हूँ, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। पहले क्वेश्चन, ए डी कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, तो बना लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन में नहीं है तो कौन कौन है एक लाइन में नहीं है, ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। एक वेक्टर हमारा ए है, दूसरा वेक्टर हमारा ये है डी। अब ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है क्या, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, जिस प्लेन में ए और डी है उसी प्लेन में बी और सी को होना पड़ेगा, कुछ ऐसे बी सी को उसी प्लेन में होना पड़ेगा, तभी जाकर वो जो है सो जीरो होगा, नहीं तो वो जीरो नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों किसी प्लेन में है तो इसका सम ए हो गया, ये दोनों का सम ये वाला हो जाएगा, और ये इस सम को देखते हैं ऑपोजिट हो गया है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि ये ऊपर चला गया तो ये कंप्लीटली डिफरेंट, इसका डायरेक्शन कभी एंटी पैरेलल हो ही नहीं सकता इसके, राइट। ये दोनों का सम इधर है, ये दोनों इस प्लेन में नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों का जो सम है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। यदि मान लीजिए खड़ा हो जाता है ऐसे तो हो जाता ना, तब तो हो सकता है। देखिए, लेकिन क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, क्वेश्चन बोल रहा है बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, और मैं यहाँ कुछ और ही कर रहा हूँ। बी प्लस सी कौन होगा, देखिए ये बी और सी है, इसका सम जो है कौन होगा, ए होगा, राइट, ये सम होगा। ये बी प्लस सी जो आया सम वो ए और डी के साथ में हो, उसी प्लेन में हो। ए और डी के प्लेन में यदि नहीं रहा, मान लीजिए बी हवा में है, ऊपर है, और ए डी जो है सो जमीन पर है, तो उसको सम करके कैसे जीरो कर सकते हैं। तो ये सही है कि बी और सी का जो सम है ये है बी प्लस सी, उसको उसी प्लेन में होना पड़ेगा जिसमें ए और डी है, क्योंकि ए और डी को ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। और यदि ये हवा में है, ऊपर में है, मान लीजिए ए डी जो है सो हमारे एक्स वाई प्लेन में है, और ये बी सी जो है सो हवा में है, मतलब कि इस प्लेन में नहीं है, किसी और प्लेन में है, और उसका सम जो है सो बी प्लस सी आ भी गया, ठीक है। लेकिन बी प्लस सी यहाँ पर नहीं आया, ऊपर आया। सो सोच लीजिए ये डी इधर है, उसका सम इधर है, और ये दोनों बी प्लस सी का जो है सो डायरेक्शन इसका ऑपोजिट लग रहा है, लेकिन इस प्लेन में नहीं है, हवा में है, तो कैसे जोड़ के जीरो करेंगे, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है।
स्टेटमेंट सही है। एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, ये था पहला केस कि यदि वो कोलिनियर नहीं है तब उसको उसी प्लेन में होना पड़ेगा, बी प्लस सी को ए डी के प्लेन में होना पड़ेगा। और यदि वो कोलिनियर है तो कौन कोलिनियर है, एंड इन द लाइन ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, तीनों वेक्टर बी प्लस सी ए एंड डी, ये तीनों जो है कोलिनियर है, मतलब ये वेक्टर हमारा यहाँ तक ए है, ये वेक्टर हमारा डी है, तो बी प्लस सी सब मिलकर सबको ऐड करने पर जीरो होना है, ये शुरू में स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ए प्लस डी कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये बी प्लस सी जो है सो हमें बिल्कुल इसी लाइन पर होना पड़ेगा, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में, बी प्लस सी, तब जाके जीरो होगा। तो उसे कोलिनियर होना पड़ेगा। मान लीजिए ए और डी ये कोलिनियर है और बी सी कोलिनियर नहीं है, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर डी है और बी सी जो है सो इधर है कहीं, ये दोनों कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये बी प्लस सी है, इसको जीरो करने के लिए इसको ऑपोजिट, इसके एंटी पैरेलल होना पड़ेगा, मतलब उसी लाइन में आना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट सही हो गए एक्सेप्ट वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3.7। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट फ्रॉम, ये पॉइंट पी ऑन द एज, यहां से स्टार्ट किया और 3 गर्ल है एबीसी, एबीसी नाम नहीं दिया लेकिन ठीक है, P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite, यहां पर पहुंच रहे हैं। What is the magnitude of the displacement vector for each, मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबके लिए सेम है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और वो कौन सा है, फाइनल है Q, सो Q माइनस P, सो PQ कहेंगे, यही है। और PQ कितना है, ये डायमीटर है, इसका रेडियस है 200 मीटर, तो PQ डायमीटर हो गया तो उसका हो गया 400 मीटर, 400, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट सबके लिए, फॉर ऑल ए बी सी, तीनों लड़की के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, वो तो हो गया। फॉर व्हिच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट, देखिए ये जो बी गर्ल है, इसको सी कहना चाहिए, नहीं कहा, बी जो गर्ल है वो इधर से होकर जा रही है, राइट, ये उधर ही से ही होकर जा रही है जिधर उसका डिस्प्लेसमेंट है। ए उसका रास्ता ज्यादा है, देखिए सी इसका तो रास्ता और भी ज्यादा है, ये तो और भी ज्यादा कलाबाजी दिखा के यहाँ पहुंच रही है। जबकि ये बी जो है सो बिल्कुल टाइम, मैंने को लोगों का मनोरंजन नहीं करना चाहती, वो सिंपली यहाँ पहुंच जाना चाहती, और ये दोनों के बीच में। तो बी जो है वो लड़की है जिसके लिए पाथ जो है, उसके लेंथ ऑफ पाथ जो है वो सेम है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो लड़की है बी, आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है रेडियस, रीचेस द एज पी, यहां पर आ गया, ऑफ द पार्क, देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग की ओ, इधर से चलना शुरू किया, दिखा रहा है, इधर से रिटर्न कर रहा है। If the round trip takes 10 minutes, what is the net displacement, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन है ओ पर और इनिशियल भी ओ पर है, तो कितना आ गया, ये यहीं पर था और यहीं घूम फिर के यहीं आ गया, तो जीरो आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, जीरो है डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी कितना है, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो है ये, तो एवरेज वेलोसिटी की बात हो रहा है यहाँ, स्पीड का नहीं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जो भी डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है बाय जो टाइम लगा उसको, और डिस्प्लेसमेंट ही जीरो ट्रेवल किया है, तो टाइम चाहे जितना भी हो,
उसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। एंड सी, ये ए था, ये बी हुआ और ये सी। एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, एवरेज स्पीड देखना है तो हमें देखना पड़ेगा टोटल जो लेंथ उसने ट्रेवल किया, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका साइकिल का चक्का जिधर से होकर घूमा है, बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, हमें नहीं पता है साइकिल वाला इधर से घूम के आया है या इधर से घूम के आया है। हम मानते हैं कि पहला पहला केस यहाँ पर केस 1, उसने जो रास्ता लिया है, ये सी लेते हैं, ये डी लेते हैं, मान लिए उसका रास्ता है OPCQ ऊपर, तब जो आपका स्पीड आएगा, इसको हम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड आएगा, वो टाइम कितना लिया था, टाइम किधर है, टाइम 10 मिनट है, तो 10 मिनट है तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं आवर में, नीचे है टाइम 10/60 आवर। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और इसका रेडियस इतना है तो ये कितना हो गया, ये होता है 2πr पूरा रेडियस, 2πr 1 है, उसका फोर्थ पार्ट 1 क्वार्टर हुआ, तो ये कितना हो गया 2π/4, सो π/2, इतना किलोमीटर। आप निकालो इसका आंसर, देखो कितना आता है, ये 6 ऊपर चला जाएगा, π/2 टाइम्स 6, इतना किलोमीटर पर आवर, तो π/2 टाइम्स 6, तो ये हो गया 3π, 3 टाइम्स 3.14, 9.42 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आए। नहीं ये नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें आधा रास्ता तो मैंने जोड़ा ही नहीं, ये 2 किलोमीटर जोड़ा ही नहीं, π/2 तो केवल ये है ना, π/2 जो आया वो केवल ये है, रास्ता उसका OP प्लस ए वाला प्लस ए वाला है, तो 2 किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा, 2 प्लस π/2 ये चलेगा, तो ये सारे गलत हो गए, उसको हटा देते हैं। तो देखिए क्या आया, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस π/2, और इधर से 6 आ गया, तो हो गया 3 टाइम्स 4 प्लस 3.14, ये हो गया 7.14 टाइम्स 3, 21.42 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हुआ। यदि वो रास्ता लेता है OPCQ का, यहाँ पर आया शॉर्टकट एकदम जल्दी से जल्दी वापस जाना चाह रहा है तब, और यदि ऐसा नहीं हुआ, उसने दूसरा रास्ता लिया, OPDQ लिया, तो केस नंबर 2 OPDQ ऊपर गया इस तरह से, तब जो एवरेज वेलोसिटी निकलेगा वो क्या होगा, टोटल टाइम तो भाई 10 मिनट है, तो 60 मिनट आवर यहाँ पर, और डिस्टेंस कितना हो गया, इसका 3 गुना डिस्टेंस है ये वाला कर्व वाला, ये π/2 था, उसका 3 टाइम्स है, और 2 किलोमीटर जो बचा हुआ है सो 3π/2 और 2 किलोमीटर अलोंग द रेडियस, तो ये कितना हो गया 3π प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और इधर से 6 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 3 टाइम्स 3.14 प्लस 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 9.42 प्लस 4, तो 3 टाइम्स 13.42, इतना किलोमीटर पर आवर। अब की ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम तो वही है, तो 40.26 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो एवरेज स्पीड है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता से आया है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से आया है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उससे क्लियर करने की कोशिश करेंगे।